नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं साजिद रिजवी, आपका मेज़बान। अल्लाह के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे रास्ते हमारे सामने होते हैं जिस पर हम चलने की कोशिश करते हैं, पर हमारे पास ऐसे रास्ते नहीं होते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, उसके लिए नीट की तैयारी करनी होगी, और जब नीट का रिज़ल्ट आता है तो उनके पास दो ऑप्शन उन्हें समझ में आता है। वो ये सोचते हैं या तो हमें MBBS में एडमिशन मिल जाए या तो हमें BDS में मिल जाए। लेकिन जब ये दोनों में एडमिशन नहीं मिलता है कभी, तो उन्हें और कोई रास्ता समझ में नहीं आता है जिससे वो मेडिकल फील्ड में अपनी ज़िंदगी को सर्व कर सकें। लेकिन कई और रास्ते हैं जिसमें आप जा सकते हैं और अपना बेहतरीन करियर ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही मंजिल और ऐसे ही रास्तों को लेकर आज हम हाजिर हैं इस प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से रास्ते हैं जिस पर आप चलकर मेडिकल फील्ड में इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए आइए हम इस्तकबाल करते हैं। शो में जुड़ चुके हैं बेहतरीन करियर काउंसलर जनाब आमिर अंसारी साहब। सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम साजिद साहब, और नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, एक बार फिर से आज आप जुड़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि कई और रास्तों के ऊपर आज बात होगी प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं और बचपन से ही हम लोग सुनते हुए आए हैं कि डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। और डॉक्टर में अगर दो बहुत फेमस फील्ड है, एक MBBS है और एक BDS है। तो मैं चाहता हूं कि यही दो रास्ते हैं या इसके अलावा भी मेडिकल फील्ड में और भी कई रास्ते निकल कर आ सकते हैं? जी साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस अनोखे प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आपको खुशी होगी ये जानकर कि मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं, बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनका ज़िक्र आगे हमारी बातचीत में आएगा, जिसमें आप बेहतरीन करियर कर सकते हैं। और इन करियर ऑप्शंस, इन करियर अपॉर्चुनिटीज़ के मुतालिक जब आप सुनेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि अगर इनके खुदा न खास्ता नीट में मार्क्स कम भी आते हैं तो हमारे लिए और भी बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। एक के बाद एक इंशाल्लाह उनकी तफसीलात हम ज़रूर जो है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। जी, आम तौर पर नीट की बुनियाद पर ऑल इंडिया लेवल पर दो ही कोर्सेज़ में एडमिशन होता है, जिसका जिक्र अभी साजिद साहब आपने किया। पहला कोर्स जिसको हम लोग MBBS कोर्स कहते हैं, और दूसरा कोर्स जो है वो BDS कोर्स है। MBBS जो कोर्स है ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेर निगरानी चलता है, और उसी तरह से डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेर निगरानी डेंटल जो हमारा कोर्स है BDS का कोर्स है। ये दोनों कोर्सेज़ ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अगर किसी भी तालिब इल्म को, किसी भी स्टूडेंट को अगर इन दो कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है तो नीट कंपलसरी होता है। जी, लेकिन नीट की बुनियाद पर बहुत से दूसरे कोर्सेज़ में भी अब एडमिशन मिल रहा है। उसमें बड़ा कोर्सेज़ या जो अहम कोर्सेज़ है 5 कोर्सेज़ जो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। इन 5 कोर्सेज़ के नाम कम से कम हम लोग आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बताते हैं। पहला कोर्स है वो है आयुर्वेदिक का कोर्स, जिसे हम लोग BAMS कहते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक। उसके बाद में दूसरा कोर्स है वो है BUMS यानी कि यूनानी मेडिसिन का। और तीसरा कोर्स है वो है होम्योपैथी मेडिसिन का, जिसको BHMS कहते हैं। उसके अलावा चौथा और पांचवा कोर्स है वो है हमारा बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन और योगा मेडिसिन, योगा साइंस का। और पांचवा जो कोर्स है आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में जो चलता है ऑल ओवर इंडिया, वो है नेचुरोपैथी का, मेडिसिन एंड सर्जरी का। तो ये 5 कोर्सेज है जिनका एडमिशन, जिनका दाखिला जो है अब नीट की बुनियाद पर ही मुमकिन है। तो सर, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर नीट के ज़रिए MBBS और BDS में एडमिशन मिल रहा है तो साथ ही साथ BHMS और BUMS वगैरह में भी एडमिशन मिल जाएगा? जी बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सब जो कोर्सेज़ है, अगर इसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो इसके अलावा क्या और भी कोई ऐसी फील्ड आप बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को जिसमें हम लोग जा सकते हैं? जी बिल्कुल। साजिद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, इनके सवाल का जवाब देते हुए, कि हमारे जो ये 5 और 2 7 कोर्सेज़ जिनका जिक्र अभी आया, इन 5 और 2 7 कोर्सेज़ में एडमिशन मिलने के बाद, कंप्लीशन ऑफ कोर्स के बाद
आप सभी बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। मतलब आप अगर मिसाल के तौर पे साजिद हैं तो आप BUMS करने के बाद डॉक्टर साजिद बन जाएंगे, BHMS करने के बाद डॉक्टर साजिद बन जाएंगे, होम्योपैथी के, आयुर्वेदिक के, सिद्धा मेडिसिन के, योगा साइंस के, नेचुरोपैथी के। तो यहाँ पर आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जाएंगे। ओके, योगा साइंस ये मतलब एक डॉक्टर की डिग्री ये भी है जी। एक जो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में जो मतलब कोई आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, मेडिकल का कोर्स है ये एक बाकायदा कोर्स मौजूद है हमारी आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में ही चलता है। ओके। तो बहरहाल इन 5 और 2 7 कोर्सेज के अलावा आप देखते हैं हॉस्पिटल में ख़ास तौर पे जो जहाँ पर एलोपैथी का इलाज चलता है, जो हमारे मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के साथ में एक पूरा सपोर्टिंग स्टाफ होता है। जी बिल्कुल। जिसमें नर्सेज होती हैं, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जिसमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस होते हैं, जिसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं, कार्डियक टेक्नीशियंस होते हैं, एंडोस्कोपी टेक्नीशियंस होते हैं। एक पूरा सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो उस मेडिकल फील्ड में जो प्रैक्टिशनर है या डॉक्टर है उसकी हर तरह से वो मदद करता है। ओके। तो ये जो पैरामेडिकल स्टाफ है या ये जो नॉन क्लिनिकल हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं, ये कौन से कोर्सेज असल में कर इन्हीं फील्ड में आकर जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं की थोड़ी सी तफसीलात इंशाल्लाह हम लोग आइंदा गुफ्तगू में आगे करेंगे जी। तो मतलब ये कहना गलत नहीं है कि एक डॉक्टर के साथ पूरी टीम है और वो टीम में अगर आपको शामिल होना है तो उसके लिए भी कोर्स आप कर सकते हैं जी। और लेकिन ये कोर्स करने के लिए मैं चाहता हूँ कि वो कोर्सेज़ के आप नाम बताएं कि कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसके ज़रिए हम मतलब अपना करियर बना सकते हैं। देखिए नाजरीन, आप समझ कर चलें कि महाराष्ट्र स्टेट या कोई और दूसरा स्टेट, यूपी या और जो भी दीगर हमारे स्टेट हैं, हर स्टेट के अंदर एक CET सेल होता है और वो CET सेल डिसाइड करता है कि ये जो मेडिकल के कोर्सेज़ हैं या मेडिकल एजुकेशन के जो कोर्सेज़ हैं उनमें दाखिला, उनमें एडमिशन जो है वो नीट की बुनियाद पर होगा या खुद का उनका स्टेट लेवल का कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। आमतौर पर जो है वो नीट की बुनियाद पर ही इन्हीं सारे कोर्सेज़ का में दाखिला होता है, जिसमें सबसे पहला कोर्स जिसकी बहुत डिमांड और बूम है वो है फिजियोथेरेपिस्ट। राइट। ये फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं ये दरअसल वो प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो बग़ैर दवा के, बग़ैर मेडिसिन के अगर किसी पेशेंट का कोई जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है या कोई माजूरी का शिकार हो जाता है या कोई और जो है वो हड्डियों का, मसल्स का कुछ इशू हो जाता है, टिश्यू का कुछ इशू हो जाता है, तो डॉक्टर्स जो हैं वो अपने तौर पर, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होगा या जो भी प्रॉब्लम वाला डॉक्टर है, वो अपने तौर पर इलाज के लिए मेडिसिन तो देगा, लेकिन वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको भेजेंगे और वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मखसूस किस्म की एक्सरसाइज, मखसूस मशीनरी का इस्तेमाल करके कुछ खास किस्म की एक्सरसाइजेस 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जैसे जहाँ ज़रूरत हो, जी जैसे ज़रूरत होगी वो देंगे। तो इनकी काफ़ी डिमांड है। आप देखिए हमारे हिंदुस्तान के जो रोड्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर भी अगर कंटिन्यू आप गाड़ी चला रहे हैं या आप जो है वो सवारी कर रहे हैं बाइक पर, तो कहीं ना कहीं जो है वो रीढ़ की हड्डी का इशू हो जाता है, हड्डियाँ इधर उधर हो जाती हैं, बैक इश्यूज हो जाते हैं, या हमारी जो ख्वातीन हैं, बहनें हमारे, उनको कहीं ना कहीं कमर का दर्द या पैर का दर्द या और फ्रोजन शोल्डर वगैरह इस तरह जी, ये सारे जो हमारे बीमारियां हैं इनका इलाज जो है विदाउट मेडिसिन ये फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। उसी तरह से इसका एडमिशन का प्रोसेस और क्या है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। हम लोग कोर्सेज की थोड़ी सी तफसीलात ले लें। दूसरा जो हमारा कोर्स है उसमें है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जी। जो बच्चे हमारे मेडिकल फील्ड में करियर करना चाहते हैं वो अगर MBBS या ये जो 7 कोर्सेज पे चूक जाते हैं तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इसमें क्या होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी जो है वो आम तौर पर जो हमारा जो पूरा न्यूरो सर्जरी वाला जो पार्ट है, जो नर्व्स है हमारे, उन सिस्टम्स को जो है वो कहीं ना कहीं अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो उनको एक्सरसाइज के ज़रिए या डिफरेंट जो है वो कुछ ख़ास किस्म की जो है वो एक्सरसाइज के ज़रिए या ख़ास जो है आपने देखा होगा एक बड़ा सा बॉल है उसके ऊपर जो है वो बच्चे जो है वो कुछ कर रहे हैं या बड़े कुछ कर रहे हैं,
या आपने देखा होगा कुछ खास किस्म के गार्डन्स होते हैं, उसमें खास किस्म की सीढ़ियाँ होती है, चढ़ने के लिए खास किस्म के जो है वो स्टेप्स बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल। वो दरअसल इसलिए बनाए जाते हैं कि दौरान खून, यानी खून का जो हमारा दबाव है, दौरान है, वो सही हो। और ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो इसी तरह के बगैर मेडिसिन के ये भी जो है वो इलाज करते हैं, ताकि जो भी ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है या कोई और नर्व रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है तो वो बिल्कुल जो है वो सही हो सके। बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं वो बड़े बड़े स्कूल्स में, जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं या जो साइकोलॉजी जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होते हैं कुछ स्कूल्स में एज अ साइकोलॉजिस्ट, वहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट होता है, उन्हीं के साथ में ये OT प्रैक्टिशनर यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी साथ में काम करते हैं। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है जिसमें हमारी ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि जो गर्ल्स हैं, हमारी बहनें हैं, वो इसमें आगे जाएं, क्योंकि ज़्यादातर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो बच्चों से ज़्यादा उनका रिलेशन होता है, उनको ठीक करने का काम करते हैं। द थर्ड वन, उसी के साथ में तीसरा जो हमारा कोर्स है वो है ऑस्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। ये आर्टिफिशियल लिम्स बनाने का काम करते हैं। आपने अगर पैरा ओलंपिक देखा होगा, यानी एक तो नॉर्मल ओलंपिक होता है और एक डिसेबल्ड लोगों का जो ओलंपिक होता है, उसमें आपने देखा होगा दौड़ के मुकाबले में कुछ पैर एक साहब का नहीं है, लेकिन वो अलग से कुछ मशीन लगा, रॉड वाले कुछ रॉड वगैरह कुछ आयन। यस, तो ये जो आर्टिफिशियल लिम्स है जिसको हम लोग कहेंगे कि नकली हाथ पैर, ये नकली हाथ पैर जो है वो बनाने का काम वो इंसानों के लिए, देखिए एक इंसान के लिए नकली हाथ जो है वो अलग होगा और दूसरा जो शख्स होगा, दूसरा जो पेशेंट होगा, उसको अगर नकली हाथ की ज़रूरत है तो उसके लिए अलग जो है वो सिस्टमेटिकली कस्टमाइज डिज़ाइन करके वो हाथ बनाने पड़ेंगे या पैर बनाने पड़ेंगे। तो ये जो फील्ड है ये भी बहुत ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल वर्क नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा टेक्निकल वर्क करना है, मैकेनिकल वर्क करना है। थियोरी उसके अंदर मौजूद है, लेकिन थियोरी का पार्ट थोड़ा सा कम है। तो हमारे वो भाई या मतलब। जी या वो हमारे लड़के जो ख़ास तौर पे नीट में अगर कम स्कोर करते हैं तो इस तरफ जाएं। इसकी एक वजह मैं और बताता चलूँ साजिद साहब कि जो ऑस्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स के जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ही कम हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं? इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया इसके कोर्सेज जो हैं वो कॉलेजेस बहुत कम है, इसलिए जो भी बंदे इस फील्ड में जा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो करियर कर रहे हैं, क्योंकि लोग कम हैं तो डिमांड भी ज़्यादा है। और अब क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन आज के तारीख में जो चल रहा है, इसमें अब ऐसे हाथ पैर भी बन रहे हैं। पहले आपने देखा होगा जो नकली हाथ पैर हुआ करते थे उसमें मोमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था जी, और वो मोमेंट जो है वो मैकेनिकल मोमेंट हुआ करते थे। लेकिन अब जो मोमेंट वाले हाथ और पैर बन रहे हैं ये दरअसल न्यूरॉन्स के साथ में, या हम लोग कहेंगे कि जिस तरह से हमारा असली हाथ पैर काम करता है और दिमागी जो है वो नसें जिस तरह से मैसेजेस देती हैं और हमारा हाथ काम करता है, पैर काम करता है, उंगलियां काम करती हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग और न्यूरो सर्जरी और ये ऑस्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होके इस तरह के हाथ और पैर बन रहे हैं, जिससे बहुत फ़ायदा हो रहा है बच्चों। मतलब वो फिर ऐसा होता है कि जिस तरह से हमारा ब्रेन काम करेगा उसी तरह से हमारे हाथ पैर भी काम करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही। ओके, तो और क्या ऑप्शन निकल कर आता है? ये 3 कोर्सेज तो बहुत अच्छे आपने बताए, 3 कोर्सेज बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। चौथा जो कोर्स है वो है ऑडियो इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। मैं एक खाली आपको एक आंकड़ा बताता चलूँ, 2011 की जो मर्दमशुमारी का आंकड़ा है उसमें पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त जो है तकरीबन 70 मिलियंस पॉपुलेशन हमारी ऐसी थी जो मुंह से बोल नहीं पाती सही से, जिसको हम लोग कहते हैं गूंगे हैं और बहरे हैं। तो ये जो कहेंगे 7 करोड़ की आबादी, ये बहुत बड़ी आबादी है, 138 करोड़ के अंदर। तो इन लोगों के लिए जो लोग काम करते हैं उनको ऑडियो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कहा जाता है। ये लोग जो है वो कान की कुछ मशीन्स पर या जो बोलने में लुकनत है या कोई ख़ास देखिए वो हकला के जो बात करते हैं या स्टैमर करते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं उनका ये लोग जो है वो इलाज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी मेडिसिन का कम इस्तेमाल होता है और दूसरे एक्सरसाइजेस, किस तरह से बोलना है, क्या सुनना है, कौन सी मशीन का इस्तेमाल करना है, वो दरअसल जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक और आखिरी कोर्स
जो बहुत डिमांडिंग है हमारे बच्चों के लिए, मैं उसका जिक्र करता चलूँ, वो है नर्सिंग। आप देखिए ये जो पूरा पेंडेमिक का दौर है, पेंडेमिक के दौर में डॉक्टर्स कहीं ना कहीं पीछे रह गए, लेकिन हम ये कहेंगे पीछे नहीं रह गए, मैं कहूँगा बल्कि उन्होंने भी साथ दिया। लेकिन जो बेचारे उम्र दराज डॉक्टर्स थे उन्होंने अपने आप को सेफ किया, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए। लेकिन आपने देखा होगा नर्सेस वो मैदान में डट कर मुकाबला कर रहे थे पिछले 1.5 साल के अंदर। और वो जहाँ पर भी नर्स का जिक्र आता है तो एक ख़ास बात हमारे जहनों में हम क्लियर कर लें कि नर्सेस सिर्फ फीमेल नर्स नहीं होती। हमारे जहन में शायद ये गलत फहमी है, ज़्यादातर हॉस्पिटल में देखते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि नर्सिंग कोर्स हमारे वहाँ ये समझा जाता है कि सिर्फ लेडीज़ या गर्ल्स के लिए है। मेल नर्सेस भी होते हैं, सेम कोर्सेज करते हैं। बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, 12 साइंस के बाद में 4 इयर्स का कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें आप देखिए ONGC है, उसी तरह से जो शिप और मरीन इंजीनियरिंग वाले जो पूरा जो हमारा डिपार्टमेंट है, शोभा है, यहाँ पर जो हेल्थ केयर के तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं नर्सिंग वाले, वो ज़्यादातर जो है मेल स्टाफ होता है। जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। तो माइन वाला जो पूरा इंडस्ट्री होगा वहाँ पर भी हेल्थ केयर में डॉक्टर्स के साथ में वहाँ पर मेल नर्सेस मौजूद होंगे। और ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आउट ऑफ इंडिया, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हेल्थ सेक्टर जो है ना वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है जी। तो इन सेक्टर के अंदर जो है वो डॉक्टर्स को अपॉइंट करना थोड़ा महंगा होता है। बाहर मुल्कों के अंदर अगर 100 का स्टाफ है तो 100 के स्टाफ में चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो कि मीडिया मैनेजमेंट वाली कंपनी हो, 100 स्टाफ अगर कंपनी का है तो उस पर एक हेल्थ केयर इंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है। तो बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनीज बजाय डॉक्टर्स को अपॉइंट करने के वो नर्सेस को अपॉइंट करते हैं ताकि वो उनकी सेहत का ख्याल रख सकें। तो ये जो 5 कोर्सेज़ की डिटेल्स मैंने आपको बताई, इन सारे कोर्सेज में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 12 साइंस के बेस पर होता है, नीट के बेस पर होता है कुछ रियासतों में, और कुछ रियासतों में बगैर नीट के होता है। तो आप जो है वो अगर अभी 12 साइंस का जब रिज़ल्ट आएगा, अपने रिज़ल्ट के बेस पर, अपने परसेंटेज की बुनियाद पर, और नीट अगर आप अपीयर करने वाले हैं तो आप ज़रूर नीट अपीयर करें और इन सारे कोर्सेज में आप एलिजिबल होंगे। अगर आप रियासत महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं तो ये रियासत में, हमारी महाराष्ट्र रियासत में नीट कंपलसरी है इन 5 कोर्सेज में एडमिशन के लिए। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने जो नॉन क्लिनिकल कोर्सेज़ के बारे में आपने आज जो है जानकारी दिया है हमारे व्यूवर्स को। अगर आपको एडमिशन जो है MBBS और BDS में नहीं मिलता, या इसके अलावा और भी जो कोर्सेज सर ने बताए थे, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ये नॉन क्लिनिकल कोर्स कर सकते हैं और अपना करियर मेडिकल फील्ड में आप बना सकते हैं। सर, ये जितने भी कोर्सेज़ आपने बताए हैं, ये इसकी डिमांड सारे कोर्सेज़ की तकरीबन बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ तक डिमांड की बात है, मैं आपको बताता चलूँ कि इस कोर्स की या इन कोर्सेज के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस बहुत ही कम हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रोफेशनल्स जो हैं जो बाहर निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांडिंग पोजीशन में होंगे। अच्छा, ये जो कोर्सेज हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं क्या, बहुत ज़्यादा महंगे हैं? अच्छा हुआ ये बात भी आपने इसका भी जिक्र कर दिया। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन होता है इन तमाम कोर्सेज में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस जो है वो सालाना 30 to 35,000 इसकी फ़ीस है। बहुत नॉमिनल फीस है। बहुत नॉमिनल फ़ीस है। और अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं इन्हीं कोर्सेज के लिए तो भी साल का जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा इन कोर्सेज की फ़ीस नहीं है। तो मैं ख़ास तौर से रिकमेंड करूँगा हमारे सारे बच्चों को जो मेडिकल फील्ड में करियर करना चाहते हैं, यस, योर फर्स्ट टारगेट शुड बी MBBS। लेकिन अगर कहीं नीट में चूक गए, आपका 300, 350, 250 इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं और आप जो है वो BUMS या BHMS इस तरह के कोर्सेज नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये जो लाइन है कोर्सेज की ये काफ़ी डिमांडिंग है। और आप देखिए 1 घंटे जो बंदा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है वो पर आवर 200-300 से लेकर 700 तक के उसको कॉस्ट उसको देना पड़ता है, फीस उसको देना पड़ता है। एक बार आप अपना पूरा जो है वो लैब बना लें फिजियोथेरेपिस्ट का और वहाँ पर आपके पेशेंट जो है वो आने शुरू हो जाएंगे और पर डे आप जो है वो हज़ारों रुपए कमा सकते हैं इस फील्ड के साथ। तो काफ़ी डिमांड है इस फील्ड की। कोर्स का अगर मैं ड्यूरेशन पूछूं तो कितना होता है, मतलब ये सारे कोर्सेज आपने बताए हैं? ये सारे कोर्सेज जो हैं वो उम्मूमन 4 साल के ही कोर्सेज हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद में 4 साल 4.5 साल के कोर्सेज इसकी कोर्स की जो मियाद है। इसके अलावा कुछ कोर्सेज हैं जो बग़ैर नीट के जिनमें एडमिशन होता है, जिसको हम लोग
बैचलर ऑफ पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी के कोर्सेज कहते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत में जो बात कही थी कि जिसमें पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, फिर ब्लड परफ्यूजनिस्ट हैं, उसी तरह से एंडोस्कोपी टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, रेडियोथेरेपिस्ट हैं, इमरजेंसी मेडिसिन है, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियंस हैं। ये ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप एक बार 2 साल 3 साल के कोर्स मुकम्मल करने के बाद में अब जब लैब में जाएंगे तो आज देखिए कोई बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हो या बड़े से बड़े डॉक्टर हो, हर मर्ज से पहले आपको टेस्ट करने हैं। तो टेस्ट भी अलग अलग टेस्ट की वैरायटी है। जैसे सिटी स्कैन करना है तो सिटी स्कैन के अंदर भी एमआरआई स्कैन अलग होता है, सिटी स्कैन अलग होता है, पैट स्कैन अलग होता है, बॉडी का पूरा स्कैन अलग होता है। तो स्पेशलाइजेशन अब ये जो है स्कैनिंग में या टेक्नीशियंस की फील्ड के अंदर भी आ चुका है। ओके। तो जो लोगों को दमा का मर्ज है उनका जो है वो फेफड़े कैसे चेक होंगे, या जिनको जो है वो कोई और एंडोस्कोपी का जो प्रॉब्लम है तो वो कैसे टेस्ट होंगे। तो मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात के साथ में ये कहना चाहूँगा कि आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ें। अगर आपका मिजाज आपने बना लिया है, आपने अपनी नीयत कर ली है कि मैं मेडिकल फील्ड में रहकर ही खिदमत करना चाहता हूँ, तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक बार आपने इसमें एक्सपर्टी हासिल कर लिया तो इंशाल्लाह आप जो है बहुत अच्छी पोस्ट पर होंगे। ओके, तो ये वो कोर्सेज थे जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। सर इंशाल्लाह अगली बार इस पर और ज़्यादा डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, पैरामेडिकल के और क्या क्या कोर्सेज सामने आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि व्यूअर्स के सवाल जो उन्होंने भेजे हैं उसके जवाब उन तक पहुँच जाएँ। तो सर इजाज़त है सवालात पूछूँ आपसे मैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जी सर सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये सैयद मोहम्मद लारैब का है। ये इलाहाबाद से हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने इसी साल 12th PCMB से पास किया है और मुझे IAS ऑफिसर बनना है। तो सर मुझे बताइए कि मेरे लिए BTech या BSc ऑनर्स जोग्राफ़ी में से क्या करना बेस्ट रहेगा? देखिए सिविल सर्विसेज में अगर जाना है आपको तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप BTech कर लें या BE कर लें तो एक अच्छा फील्ड, एक अच्छी डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी। और BTech करने के लिए या BE करने के लिए जो कंपटीशन अभी आप जिसका सामना करेंगे वो थोड़ा एक टफ कंपटीशन होगा, और ये कंपटीशन आपको कहीं ना कहीं उस सिविल सर्विसेज का जो कंपटीशन होने वाला है आज से 4 साल बाद जिसमें आप अपीयर करेंगे सिविल सर्विसेज में, उसके लिए वो तैयार करेगा। आज की तारीख में जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं वो सिविल सर्विसेज में अब जो है उनकी तादाद कम हो रही है, और मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, ये जो बच्चे हैं ये बड़ी तादाद में जो है वो प्योर साइंस वाले बच्चे वो इस फील्ड में बैठ रहे हैं, मतलब सिविल सर्विसेज। तो यानी BTech करके अगर ये IAS के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, उसके लिए एक एडवांटेज और ये हो जाएगा साजिद साहब, अगर ये बच्चा BTech कर लेता है तो ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये डुअल लेवल के जो है वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम, दोनों एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। ओके, प्लस इन्होंने जो कहा है कि BSc ज्योग्राफी में अगर मैं करूं तो क्या वो बेस्ट रहेगा? देखिए आपका एक्सपर्टी अगर मैथमेटिक्स के अंदर है, फिजिक्स के अंदर है, और आपका बैकग्राउंड थोड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इस तरह की चीज़ों में आपको ज़्यादा पसंद वाली चीज़ें ये हैं, तो मेरे ख्याल से ज्योग्राफी थोड़ा सा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब सब्जेक्ट है। तो लाइकिंग आपकी क्या है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ज्योग्राफी में मास्टरी हासिल कर सकता हूँ और बेस्ट यूनिवर्सिटी से मैं MA MSc कर सकता हूँ, तो आप ज्योग्राफी की तरफ जाएं। अदरवाइज अगर आपका लाइकिंग सब्जेक्ट या झुकाव या प्लस आपका एकेडमिक प्लस जिसको कहेंगे वो मैथ्स और फिजिक्स है, तो मेरी राय होगी कि आप इंजीनियरिंग से आप आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए सर बहुत शुक्रिया। साथ ही इन्होंने एक सवाल और ऐड किया हुआ, ये अक्सर लोग कंपेयर करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगा या जामिया मिलिया इस्लामिया, तो आपकी नज़र में कौन सा दोनों बेस्ट रहेगा इनके लिए? देखिए दोनों भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोनों भी टॉप के कॉलेजेस हैं, आप दोनों के लिए ट्राई करें। मैं ये कहूँगा दोनों में एडमिशन लेना बहुत टफ है, जिसमें भी एडमिशन मिल जाए आप उसमें लब्बैक कहें और अपने जो है वो एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। दोनों बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसमें जो घर के करीब है, जो ज़्यादा फिजिबल है, फ़ीस स्ट्रक्चर में देख लीजिए कहाँ पे फ़ायदा थोड़ा बहुत हो रहा है, दोनों में से जो भी आपके लिए बेहतर होगा आप वहाँ पर जाएं। दोनों में कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते, दोनों टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। ओके
सर बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सवाल मंतशा का है, दिल्ली से। ये कह रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है, मेरी पूरी फैमिली आपका शो देखती है, बहुत शुक्रिया आपका। और ये शो बहुत फेवरेट है इनका, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। इन्होंने सवाल ये किया है कि सर मेरा 12th कंप्लीट होने वाला है और मेरा एग्ज़ाम है। आई एम फ्रॉम दिल्ली और मुझे सर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी वो सीए के बारे में चाहिए थी कि इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दें कि इसका बेनिफिट क्या है, सिलेबस क्या होगा और कौन सी यूनिवर्सिटी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को अपनी पूरी फैमिली के साथ देखते हैं और ये वाकई बहुत मकबूल प्रोग्राम है। साजिद साहब जिसकी एंकरिंग करते हैं, माशाल्लाह आप सभी के सवालात को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, सीए का कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हम लोग जिसको कह सकते हैं, या एवरग्रीन बेस्ट कोर्स में सीए का कोर्स शुमार किया जाता है। देखिए सीए का जो एंट्री लेवल है वो 12th के बाद ही शुरू होता है और सीए बनने के लिए 3 मरहलों से गुजरना पड़ेगा अगर आप 12th में हैं तो। अगर आप ग्रेजुएशन कामयाब हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको 2 मरहले से गुजरना पड़ेगा। तो 12th के बाद में पहले फाउंडेशन कोर्स होगा, उसका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल का एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में 3rd फाइनल लेवल का एक एग्ज़ाम होगा। तो चूँकि आप अभी 12th में हैं तो 12th के अंदर अगर कोई बच्चा फर्स्ट फाउंडेशन का एडमिशन यानी कि उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना चाहता है तो ये याद रखिए कि साल में 2 मरतबा, जून जुलाई में और नवंबर दिसंबर में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर किसी तालिब इल्म को, किसी स्टूडेंट को जून के महीने में या जुलाई के महीने में जो कंडक्ट होने वाला एग्ज़ाम है सीए फाउंडेशन का, उसमें अगर अपीयर करना है तो उसको 1 जनवरी या उससे पहले, उसी साल का 1 जनवरी या उससे पहले यानी पिछले साल आपको जाना पड़ेगा। इससे पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। उसी तरह से अगर आपको नवंबर दिसंबर, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपको समझ में आएगा, अगर आपको इस साल जून और जुलाई का एग्ज़ाम अपीयर करना था तो आपके लिए ज़रूरी था कि सीए फाउंडेशन में आप रजिस्ट्रेशन करते दिसंबर 2020 से पहले, यानी 1 जनवरी 2021 से पहले तभी आप अभी एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते थे। चूँकि अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अभी आपको अपीयर करने नहीं मिलेगा। अब आपको अगर नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, अपीयर होना है, तो 1 जून से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना था। तो अभी फिलवक्त भी चूँकि पेंडेमिक है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन रखा है सीए की वेबसाइट पर, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा मरहला थोड़ा सा टफ है। सीए का फाउंडेशन जैसे आप पास होते हैं तो आपको जो है वो एक 4 वीक का यानी 1 महीने का एक कोर्स जो है सॉफ्ट स्किल्स का और आईटी का यानी कंप्यूटर का, थोड़ा सा वो 1 महीने का कोर्स शुरू होता है और पूरे कोर्स का डिज़ाइन बताया जाता है कि सीए का कोर्स होता क्या है। और आपको जो इंटरमीडिएट लेवल के 2 ग्रुप्स के पेपर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और आपके लिए मौका रहेगा कि आप उन 2 ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को या दोनों ग्रुप को 8 महीने की स्टडी के बाद, यानी जैसे ही आपने फाउंडेशन कामयाब किया उसके 8 महीने के बाद आपको इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होगा दोनों ग्रुप का, चाहे तो दोनों ग्रुप के आप 6 पेपर यानी 12 पेपर एक साथ अपीयर करें, या चाहे तो एक पेपर आप अपीयर यानी एक ग्रुप के पेपर अपीयर करें। उसमें आप जैसे ही कामयाब होते हैं तो आपको आर्टिकलशिप के लिए, जो 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए किसी सीए के अंडर में काम करना होता है। सीए जो है वो आपको पूरा ट्रेनिंग देगा। अब जब पूरा ये 3 साल का दौरान आपका ये दोनों ग्रुप्स कंप्लीट हो जाते हैं और आखिर का 6 महीना बचता है, मतलब 2.5 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो चुकी है, आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर हो चुके हैं, तो आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। आपने फाइनल एग्ज़ाम एक बार क्लियर कर लिया, आर्टिकलशिप 3 साल की कंप्लीट कर ली, आप जो है वो सीए बन जाएंगे। तो सीए का एग्ज़ाम कोई यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं कर रही। जो भी इस वक्त हिंदुस्तान में प्रैक्टिसिंग सीए हैं वो एक फॉर्म या एक जो है वो कमेटी का हिस्सा है जिसको बोलती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। ये मेंबरशिप और फेलोशिप देती है और यही एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, यही बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और मैं डिमांड की बात आपको सिर्फ बताता चलूँ, हिंदुस्तान की आबादी है 139 करोड़ और फिलवक्त
आप ICAI की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर टोटल मेंबर्स, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स आज की तारीख में 2021 में सिर्फ 3,07,000 के करीब है। अच्छा, ये तो रेशो बहुत कम है, बहुत ही कम है, यानी 0.00 में आपको मिलेगा ये रेशो। तो अगर आप प्रैक्टिसिंग CA बन जाती है तो आपके लिए हिंदुस्तान में किसी भी शहर में प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, और वैसे भी CA की बहुत डिमांड भी है। एक और चीज़ ऐड कर दूं मैं, इंटरनेशनल लेवल पर CA कोर्स का एक मुतबादिल कोर्स है, उसको बोलते हैं ECCA, ACCA। ये थोड़ा आसान होता है। उसकी वजह ये कि इंडिया का जो ICAI का जो CA है वो बंदा ज़्यादा जानकारी रखता है अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की और सारी जो है वो पूरा माशियात की। तो आप जो है अगर एक बार CA बन जाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आपका रिकॉग्निशन होगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में जो है मंतशा को बताया कि अगर वो CA की तैयारी करती हैं तो उन्हें क्या क्या कदम उठाना पड़ेगा। और इसी के साथ सर ने जो एक आंकड़ा बताया है वो मतलब सोचने के लिए मजबूर कर सकता है हम लोगों को कि इस फील्ड में कितनी ज़्यादा डिमांड है। सर इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम रिजवाना खान है एंड आई एम फ्रॉम बॉम्बे। सर माय क्वेश्चन इज दैट सर करंटली आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ BSc इन माइक्रोबायोलॉजी। सर आई वांटेड टू नो दैट सर विच आर द सम बेस्ट कॉलेजेस फॉर MSc इन माइक्रोबायोलॉजी इन मुंबई एंड सर कैन वी गेट कैंपस सिलेक्शन ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स। अच्छा, आपने सवाल पूछा है MSc के लिए मुंबई के अंदर और मुंबई के एतराफ़ में बेस्ट कॉलेजेस में सबसे बेस्ट कॉलेज का नाम अगर हम कहें तो वो है सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो हमारा मरीन लाइन CST पर है। उसी तरह से जो है वो रुइया कॉलेज है माटुंगा का, और साथ ही साथ सोफायाज जो है मुंबई यूनिवर्सिटी है हमारा कालीना कैंपस के अंदर। उसी तरह से खालसा कॉलेज है, SIS साइन जो है वो उस कॉलेज में भी MSc मौजूद है। उसी तरह से KJ सुमाया है, माइक्रोबायोलॉजी की बात, MSc माइक्रोबायोलॉजी। ये सारे कॉलेजेस के अंदर फिलवक्त जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में MSc के कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं। आप एक और कॉलेज का नाम सुन लें जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है चर्चगेट पर है, जो हमारी पुरानी बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी, हाई कोर्ट था जो मुंबई हाई कोर्ट है, उसके बाजू में ही जो बिल्कुल कॉर्नर पर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास्टर लेवल की ही कोर्सेज चलते हैं। तो वहाँ पर भी आप एडमिशन के लिए कोशिश कर सकती हैं। एडमिशन सिर्फ और सिर्फ आपके परसेंटेज के बेस पर होगा, और चूँकि पेंडेमिक है इस साल, इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत सारे कॉलेजेस कंडक्ट कर रहे हैं। तो फ़ौरन जो है आप वेबसाइट पर जाइए इन कॉलेजेस के, और एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर है तो उसकी तैयारी के लिए फॉर्म भरें और तैयारी करें। सर बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जो है जिलहद चूलावाला का है, ये मुंबई कुर्ला से ही सवाल है। इनका सवाल पढ़कर ऐसा लग रहा है कि अक्सर हम लोगों के साथ ऐसे ही होता है, जब बहुत ज़्यादा हम लोग कोशिश कर लेते हैं, 5-6 अटैम्प्ट दे देते हैं, उसके बाद अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब सोचते हैं कि ये फील्ड को छोड़ दें। इसी तरह इन्होंने भी अपना सवाल लिखा है। इन्होंने लिखा है कि माय डिजिग्नेशन इज़ असिस्टेंट टीचर, आई एम अ टीचर सिंस फ्रॉम 2015, और इन्होंने D.Ed कंप्लीट किया हुआ है और कई बार इन्होंने ट्राई भी किया है, टेट 1 का एंड C.Tet का भी एग्ज़ाम इन्होंने दिया है, बट 6 साल हो गए हैं, अभी तक ये परमानेंट टीचर नहीं बन पाई हैं। तो अब ये सोच रही हैं कि बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी हैं, तो कह रही हैं कि अब ये फील्ड ही हम छोड़ देते हैं। तो आपकी क्या एडवाइस है, आप क्या इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरह से ये परमानेंट टीचर बन सकती हैं गवर्नमेंट की? जी, आपके लिए थोड़ी सी मायूसी की कैफियत है। जाहिर सी बात है, अगर कोई काम बार बार किया जाए और उसमें कामयाबी ना मिले तो मायूसी ज़रूर होती है। लेकिन मैं हमारी सिस्टर से कहूँगा कि जो C.Tet है या जो TET है, ये पूरा का पूरा 2 इसके अंदर चीज़ें शामिल होती हैं पास होना है, अगर कामयाब इसके अंदर होना है। एक होता है आपका सब्जेक्ट में महारत, यानी 1st स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड की किताबें, जो आप इनका ताल्लुक मुंबई से, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताबें ये अगर घोल कर पी जाएं, और बहुत बड़ी किताबें नहीं हैं, अभी तो बहुत आसान और छोटे छोटे सिलेबस हैं, उसको थोड़ा सा ये पहले अंडरस्टैंड कर लें और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें, और साथ ही साथ जो पेडागॉजी है, जिसको हम लोग कहते हैं कि किस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं पढ़ाने के लिए, तो ये जो पेडागॉजिकल टेक्निक्स हैं, इस पर थोड़ा सा ये अपना D.Ed का पेपर दोबारा एक बार रिवाइज कर लें। तो एक बार ये पास हो जाती हैं TET, तो आपके लिए ये सोचिए कोई इजी और सोल्यूशन हो सकता है इसका, या क्या इसके बदले और क्या कर सकती है अगर परमानेंट टीचर इन्हें बनना है किसी स्कूल में?
इनको परमानेंट टीचर बनना है तो इनको अपनी, क्योंकि 6 ईयर का एक्सपीरियंस है सर इनको, अपनी फील्ड में अगर ये माहिर हैं तो इंशाल्लाह इनको आगे चलकर जो बहुत सारे निजी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टीचर के लिए देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट, दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक चीज़ टेक्निक होता है और एक होता है सब्जेक्ट में महारत। अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथ्स में माहिर होना चाहिए मुझे, और मैथ्स कैसे पढ़ाया जाता है उसकी मुझे 10 टेक्निक्स मालूम होना चाहिए कि एक सवाल को मैं 10 तरीके से कैसे करूं। और हमारी बहन को ये करना चाहिए कि अब तक अगर उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो पैरेलली करस्पॉन्डेंस ग्रेजुएशन कर लें, ताकि ये जो कह रही हैं, सोच रही हैं कि मुझे अगर कोई दूसरा रास्ता मिलता है, तो अगर इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया या BA DED अगर ये हैं या BSc DED अगर हैं तो इनके लिए आगे दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है इनको। जैसे ये काउंसलिंग की फील्ड में आ सकती हैं या क्लरिकल डिपार्टमेंट में, ऑफिस डिपार्टमेंट में जा सकती हैं, या और कोई जो वो टीचिंग रिलेटेड जो दूसरी फील्ड्स है वो उससे मिलती जुलती फील्ड्स है उसमें ये अपना करियर कर सकती हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया। एक पेरेंट का सवाल भी आया है, ये कह रहे हैं कि माई सन डन हिज स्कूलिंग फ्रॉम ICSE with MEC and 12th standard with BEC Business Economics and Commerce with account as an optional subject. Which UG degree he should prefer for better future? Kindly also give detail as how to become a CA. अभी CA के बारे में सर ने बताया है। एंड सर ये बोल रही है कि उसका इंटरेस्ट भी चेंज हो चुका है, अब CA से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ चुका है, तो आपका क्या सजेशन है सर? देखिए, इंटरेस्ट तो टेंटेटिव होगा इस एज में और बदलते रहेगा। और CA कोर्स की डिटेल्स अभी जैसा मैंने बताया आपको इससे पहले सवाल में कि ज़्यादातर बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बाद में फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करते हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं, यानी आपको FY BCom में एडमिशन लेना होगा। तो ये चूंकि एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं या CA और उससे रिलेटेड फील्ड में जाना, जैसे इन्होंने कहा कि बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है एंड कॉमर्स है जी, और अकाउंट इनका एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो इसके लिहाज से उसे UG डिग्री कौन सी प्रीफर करना चाहिए जिसमें फ्यूचर भी अच्छा हो? ये जो है वो देखिए, ग्रेजुएशन में BCom में स्पेशलाइज्ड कुछ BCom अभी अवेलेबल है जिसको BAF कहते हैं और BBI बोलते हैं, और BFM है। तो ये BAF उनके लिए बेस्ट हो सकता है, जिसको अकाउंट्स एंड फाइनेंस जिसको कहा जाता है। अगर ये साथ में पैरेलल CA की भी तैयारी करें तो अकाउंट्स और फाइनेंस वाला जो पूरा हमारा BCom है वो उनको उस CA की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा, और जो बैकग्राउंड इनका है उसमें भी काफ़ी इनको मदद मिलेगी। और ये जो एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं वो भी इन्हीं बैकग्राउंड के साथ में अगर ये आगे बढ़ते हैं तो उनको उसका फ़ायदा मिलेगा आगे चलकर। सर बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है कि मैं 12th साइंस से हूँ, इसके बाद मैं आइजर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहती हूँ, मैं ज्योग्राफी से भी हूँ, तो मेरा एडमिशन हो सकता है वहाँ पे विदाउट मैथ सर, आइजर इंस्टीट्यूट में? हाँ, देखिए, ये बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आइजर जो है उसमें एडमिशन के लिए JEE एडवांस्ड के स्कोर्स को कंसिडर किया जाता है, और चूंकि इस बच्ची का मैथमेटिक्स नहीं है तो ये JEE मेंस और एडवांस में अपीयर नहीं कर पा रही हैं। तो इनके लिए दो और रास्ते हैं जिसमें आप आइजर में जा सकते हैं। एक है आपका 12th का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उस वक्त आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, वो उसमें आपको अपीयर करने का मौका मिल सकता है। और दूसरा हो सकता है कि इन्होंने अपने 12th साइंस के पिछले साल की पढ़ाई के दौरान इन्होंने किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जिसको KVPY बोलते हैं, उसमें अगर इन्होंने अपीयर किया होगा तो ये दो रास्ते से ये वापस जो है वो आइजर में आ सकती हैं। तो अब अगर KVPY में अपीयर नहीं किया है तो फिर एक ही रास्ता बचता है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आप फ़ौरन जो है वो आइजर पुणे या आइजर गूगल करें आप, और आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट की डिटेल्स मिलेंगी, और उसमें क्या होगा, वही बच्चे आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर कर सकते हैं जो 12th में कुछ खास क्वालिफाइंग मार्क्स 12th स्टैंडर्ड में जिन्होंने स्कोर किया होगा। तो इसका एडमिशन का ताल्लुक डायरेक्टली आपके 12th के रिजल्ट पर है। लेट रिजल्ट कम आउट, उसके बाद में आप देखते हैं कि क्या मार्क्स आ रहे हैं, आप एलिजिबल होते हैं तो आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट देकर इस फील्ड में जा सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जो है, माय नेम इज़ मयंक, आई हैव कंप्लीटेड माय BSc जूलॉजी, आई वांट टू टेक एडमिशन इन MVOC मास्टर इन वोकेशनल कोर्स। सर BSc है, जूलॉजी कंप्लीट किया है, तो आपके लिए मास्टर्स, देखिए MVOC का जो कोर्स है, आपने कहा किस सिटी को बिलोंग करते हैं उसका जिक्र शायद नहीं किया है जी। तो MVOC जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही ये कोर्स चल रहा है। ख़ास तौर पे आप चूँकि ज़ूलॉजी बैकग्राउंड के हैं
तो आपके लिए फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग ये फील्ड बेस्ट हो सकती है, या हेल्थ केयर के अंदर एमवोक आप कर सकते हैं, या फिर जो है वो आप डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड, अपैरल डिज़ाइनिंग रिलेटेड, यानी थोड़ा सा दूसरी फील्ड है ये। बट एमवोक जो है उसके लिए 6-7 कोर्सेज ही अवेलेबल हैं, जिसमें से 2-3 आपकी फील्ड से रिलेटेड, अदरवाइज आप जनरल जो फील्ड्स हैं जैसा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी है, और उसमें जो है फूड इंडस्ट्री का जैसे मैंने जिक्र किया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का भी उसके अंदर कोर्स मौजूद है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप कौन से शहर में हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये 4-5 कोर्सेज में से किसी एक कोर्स का इंतखाब करना होगा। चलिए सर, बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बहुत कॉमन है कि लोग जब पढ़ा MBBS जो करना चाहते हैं वो बाहर जाके भी कर सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि रशिया से अगर मैं करना चाहूँ तो कैन आई गेट चांस? देखिए, ये अच्छा सवाल है। मेडिकल कोर्स अदर देन अगर उन्हें इंडिया में नहीं मिलता है तो? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी ज़्यादा डिटेल इसकी यहाँ पे नहीं बताना चाहता, सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 24 सितंबर 2020 को डिसॉल्व कर दिया गया और एक रीऑर्गेनाइज करके एक नई बॉडी आई है जिसको नेशनल मेडिकल कमीशन कहा जाता है। तो ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, पहली फुर्सत में जिन बच्चों को भी आउट ऑफ इंडिया MBBS करना है, इस वेबसाइट पर आप जाएं। उस वेबसाइट पर सारे नए रूल्स जो 2021 में पहली मर्तबा लागू होने वाले हैं अभी, वो सारे नए रूल्स का जिक्र मौजूद है कि कौन सी कंट्रीज से अगर आप MBBS करते हैं तो MBBS मुकम्मल करने के बाद में नेशनल मेडिकल काउंसिल उनको हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने की इजाज़त देगी या नहीं देगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। वो सारी डिटेल्स अभी फ्रेश डिटेल्स आई हुई हैं, कंट्री वाइज वो डिटेल्स हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो बच्चे हैं ये पहले नेशनल मेडिकल कमीशन NMC आप डालिए गूगल पर, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको मिलेगा MBBS आउट ऑफ इंडिया, उस पर क्लिक करें तो एक पूरा का पूरा आइकन खुलेगा, एक पूरा पेज मिलेगा आपको, उसको तफसील से पढ़िए और उसके बाद आगे बढ़ें। वैसे कई बच्चे अब हिंदुस्तान के पिछले 10 साल से अब वो बाहर जाकर जो है वो आसानी से MBBS कर रहे हैं, चाइना में, रशिया में और बांग्लादेश के अंदर। मतलब किसी भी कंट्री में अगर आपको करना है तो पहले आपको NMC की वेबसाइट पे जाकर डिटेल पढ़ लेना। हाँ, क्योंकि क्राइटेरिया पहले ये था, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी तो उस वक्त ये क्राइटेरिया था कि कोई बाहर से अगर बच्चा आता है करके इंडिया में तो उसको MCI का एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता था। वो एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो नए रूल्स के हिसाब से जो एक ख़ास किस्म का एग्ज़ाम उनको अपीयर करना है, उसकी डिटेल्स आप देख लें और उसके बाद वो ज़्यादा बेटर है, उसके बाद आप बाहर की प्लानिंग करें। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। सर, इससे पहले भी उन्होंने सवाल किया था, उस वक्त जो है जनाब SM रज़ा सर थे, उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने सवाल किया है तो मैं चाहता हूँ आप इन्हें जवाब दें। इन्होंने, ये कटक उड़ीसा से हैं, ये कह रहे हैं कि माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट आई कैन नॉट गो एनी वेयर अवे फ्रॉम द होम टू कम्प्लीट माई स्टडी एंड मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफरिंग बैचलर कोर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड फिशरीज साइंस आर नॉट ऑफरिंग डिस्टेंस एजुकेशन and can I get any university suggestion that offer both bachelor and master courses in biotechnology or fisheries science via distance learning? अच्छा सवाल है और इनके लिए जवाब थोड़ा सा इनको खुद को भी तलाश करना पड़ेगा। मैं कुछ 5 यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, इनकी वेबसाइट पर आप देखिए। इस मतलब एग्जैक्टली सेम ब्रांच में आपको शायद ना मिले, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक साइंस या बायोटेक बोल रही हैं वो, और फिशरी साइंस बोल रही हैं। आमतौर पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि BSc के ये कोर्सेज़ या दूसरे कोर्सेज़ में प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो डिस्टेंस में आमतौर पे BSc के कोर्सेज़ नहीं होते हैं। या फिर स्टडी सेंटर्स होते हैं और स्टडी सेंटर्स में लैब की फैसिलिटी होती है जहाँ पर बच्चों को जाकर प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। तो इसलिए बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ जो है इस तरह के कोर्सेस मुनक़िद करती है, कंडक्ट करती हैं। फिर भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो YCMOE है उसमें BSc इन एग्रीकल्चर ये कोर्स मौजूद है। आप ये कोर्स कर सकती हैं, समवॉट रिलेटेड और मिलता जुलता कोर्स है, आप इसको ट्राई करें। तो उसके बाद में जो PG लेवल के कोर्सेज़ हैं वो सारे के सारे आपके लिए अवेलेबल होंगे जो BSc बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपको करना है। उसी तरह से जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, IGNOU है,
और कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो ये 5 यूनिवर्सिटी में अगर आप ट्राई करते हैं डिस्टेंस मोड में, कुछ मिलते जुलते कोर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, आपने व्यूअर्स के सवाल के जवाब भी दिए, कुछ और मेडिकल फील्ड में जो है आपने रास्ते भी बताए, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो जी हाँ नाज़रीन, ये रास्ते थे जो आपको आज हम लोगों ने कामयाबी के रास्ते में बताया। इस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अगर मंजिल हासिल करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई एजुकेशन से मुतालिक सवालात करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं ईमेल के ज़रिए। ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। साथ ही साथ बिल्कुल ही आसान तरीका है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप तमाम नाजरीन से फिर मुलाकात करेंगे। अपने अपनों का ख्याल रखें, देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।